हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट्स का अगेन वेलकम है वाईटी एडिटोरियल क्लास में। बड़ा वाला एडिटोरियल आज डोनाल्ड ट्रंप की जीत पे लिखा हुआ है यूएस के इलेक्शंस में। रेन इन द डार्कनेस इसका टाइटल है। बिल्कुल बेसिक लेवल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ग्रामर को, वोकैब को और कॉम्प्रिहेंशन को, तीनों एस्पेक्ट्स को साथ में लेते हुए चलेंगे। क्लास को शुरू करते हैं अपने क्विज के साथ में। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड हैं। मन से अगर आप क्लास को लेंगे तो क्लास के अंत में 10 में से 10 आपको मार्क्स मिलने चाहिए। सारे एक एक कॉन्सेप्ट को अपने डिटेल में सीखेंगे। चलिए लेक्चर को शुरू करें, आइए कुछ नया सीखते हैं। रेन इन द डार्कनेस, डार्कनेस यानी अंधकार, और रेन इन करना इसका मीनिंग क्या होता है भाई? देखिए रेन होती है ना, रेन REIN, इसको बोलते हैं लगाम हिंदी में, जो किसी जानवर के गले में लगाई जाती है। इसके लिए एक और वर्ड अंग्रेजी में लीश। अगर किसी को रेन इन कर रहे हैं तो उसके गले में लगाम लगा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कह रहे जी कंट्रोल करना है डार्कनेस को, अंधकार को। शायद आर्टिकल के ऑथर को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में अब अंधकार ही अंधकार होगा अमेरिका में। ठीक है, चलो। कह रहा है जी अमेरिकन्स विल हैव टू रेकन विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पुटिंग ट्रम्प बैक इन ऑफिस। कह रहा है जी अमेरिकन्स को विल हैव टू, विल यानी फ्यूचर में करना होगा, हैव टू मतलब इस काम को करना ही होगा। हैज़ टू, हैव टू आपकी बताते हैं मजबूरी, आई हैव टू गो, मुझे जाना ही होगा। तो कह रहा है जी अमेरिकन्स को भी इस काम को फ्यूचर में करना ही होगा, दे विल हैव टू। और काम क्या है? रेकन विद करना, हिसाब लगाना या कंसीडर करना, कॉन्सिक्वेंसेस को, नतीजों को जो है पुट करने के, रखने के ट्रंप को फिर से ऑफिस में यानी प्रेसिडेंट की कुर्सी पे। तो अमेरिकन्स ने ट्रंप को जिताया, प्रेसिडेंट बनाया, तो जो भी कॉन्सिक्वेंसेस इसके होंगे, जो भी इससे नतीजे निकलेंगे, अमेरिकन्स को उनको रेकन विद करना होगा, उनका हिसाब रखना होगा। समझ गए ना? तो एक थोड़ा सा कुछ गलत काम हो जाता है ना, तो आदमी कहता है ना अब ये गलती का तुम्हें हिसाब देना होगा, तो उसी तरह की बात लिखी हुई है। अमेरिकन्स सब्जेक्ट है, विल हैव टू रेकन विद इसकी वर्ब है। एक्चुअल में वर्ब तो विल हैव ही है, टू रेकन विद यहाँ पे इन्फिनेटिव है, वर्ब से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये रेकन विद क्या होता है आगे आप डिटेल में वोकैब वाले शीट में इसको फ्रेजल वर्ब को देखेंगे। लेकिन आसान भाषा में इसका मीनिंग समझना हो तो किसी चीज़ के लेवल का अंदाज़ा लगाना, वो चीज़ कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है ना, इस तरह के अंदाजे जब आप लगाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है रेकन विद करना। चलिए आगे बढ़े। अब ये सारे वर्ड्स मोटे मोटे रेकन विद जैसे एक साथ आज की वोकैब शीट में देख लेते हैं, ताकि आप इसको पूरा जो आर्टिकल है स्मूथली पढ़ सको। जल्दी से एक लाइक दे दो क्लास को, एक शेयर दे दो, ताकि ये वीडियो दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है मॉक टेस्ट पास की, तो टेक्स्ट बुक के प्रो पास पे चल रही है अभी सेल। 615 के प्राइस में आपको मिल रहा है 1 साल का प्रो मॉक पास, जिसमें 70-75 हज़ार मॉक टेस्ट, SSC, बैंक, रेलवे, डिफेंस सभी इंक्लूडेड है, कंबाइंड है। साथ ही आपको आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे मॉक की फॉर्म में, आप इसी पास में उनको भी अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो प्राइस वैसे तो 699 रुपये है, लेकिन इस सेल में आपको 615 रुपये में ये पास एक्सेसिबल है। फ़ायदा लेने के लिए सेल का कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक का लिंक। जो भी प्राइस आपको दिखा रहा हो ऑफकोर्स 699 के आसपास दिखाएगा, आप इस पर कूपन लगा लेना YT10। जैसे ही कूपन को आप अप्लाई करेंगे YT10 को, आपका प्राइस घट के हो जाना चाहिए 615 रुपीज़। तो अप्लाई द कूपन एंड सेव योर मनी, द लिंक इज़ इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ये अपनी वोकैब शीट अपनी थोड़ा सा जूम इन कर दो इसको। चलो रेकन विद से शुरू करें। रेकन विद करना, हिसाब में लेना, टेक इनटू अकाउंट करना। वी नीड टू रेकन विद ऑल पॉसिबल हर्डल्स इन द प्रोजेक्ट्स वे। हमें हिसाब में लेने की ज़रूरत है, कंसीडर करने की ज़रूरत है, ध्यान में लाने की ज़रूरत है सारी पॉसिबल हर्डल्स को, सारी संभावित रास्ते के रोड़ों को। हर्डल क्या होता है? रास्ते का बाधा या रोड़ा, जो आने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के वे में, इस प्रोजेक्ट के रास्ते में। तो ये प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चीज़ें बहुत सारी आएंगी, सभी चीज़ों को हमें अभी से रेकन विद करना है, कंसीडर करके हिसाब में लेना है। ठीक है, चल
अगला अपने पास वर्ड है रिटोरिक। बहुत बार आता है ये वर्ड आर्टिकल्स में। रिटोरिक का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें जो माइक पे स्टेज पे खड़े होके की जाती हैं। हाईफाई होती हैं बातें लेकिन एम्प्टी होती हैं, उनमें कुछ ज़्यादा सब्सटेंस नहीं होता। वो बातें सिर्फ इसलिए की जाती हैं ताकि आपको इम्प्रेस किया जा सके, है ना, जैसे नेता लोग करते हैं। रिटोरिक, रिटोरिक को ग्रैंडिलोक्वेंस और मैग्नीलोक्वेंस बोलते हैं। देखिए लोक्वेंस यानी बोल, ग्रैंडी मतलब बड़ा, तो बड़े बोल ग्रैंडिलोक्वेंस, और वैसे ही मैग्नी का मतलब भी बड़ा होता है, तो मैग्नीलोक्वेंस बड़े बोल। तो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम्स, याद रखना, रिटोरिक जैसी ही, रिटोरिक का ही मीनिंग देते हैं। तीसरा इसके लिए हाइपर बोल। ये बोल वही बोल वाले हैं, बोल जो आप बोल बोलते हैं, जो बातें करते हैं। हाइपर यानी बड़ा, हाइपर बोल बड़ी बातें। द एंटी इमिग्रेंट रिटोरिक हेल्प्ड ट्रम्प विन द इलेक्शंस। ये जो एंटी इमिग्रेंट रिटोरिक है, इमिग्रेंट यानी प्रवासी, बाहर से आने वाले, कह रहा है उनके बाहर से आने वालों के खिलाफ जो बड़ी बड़ी बातें ट्रम्प करते हैं, उन्हीं बातों ने, उसी रिटोरिक ने ट्रम्प को हेल्प किया इलेक्शंस जीतने में। ट्रम्प यही कहते हैं ना, बाहर से वालों को, बाहर वालों को नहीं आने दूंगा, सारी नौकरियां अमेरिकन को मिलेंगी, इंडियन, चाइनीज, इन सबको बाहर निकालेंगे, भगाएंगे, है ना। तो ये रिटोरिक से ट्रम्प को मदद मिली। चलिए, यू विल सी द वर्ड रिटोरिक इन द आर्टिकल टुडे। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास प्रिवेल। देखिए इसको हिंदी में समझोगे तो समझ में आएगा, अंत में हावी होना, एंड में जीत जाना। दो लोग आपस में रस्साकशी कर रहे हैं, तो जो लास्ट में जीत जाएगा, है ना, एक तो थक जाएगा, दूसरा जो थक गया वो बैठ गया, और जो जीत गया, वो जो नहीं थका वो जीत गया। तो इस तरीके से जो लास्ट में रह जाता है, डोमिनेट करता है, रूल करता है, उस डोमिनेट या रूल करने को कहते हैं प्रिवेल करना। इसको परसिस्ट या ट्रायम्फ करना भी बोलते हैं। डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स, पॉवर्टी एंड करप्शन प्रिवेल। बावजूद रिटोरिक के, अब देखो रिटोरिक वर्ड ऊपर ही आया था, फिर से आ गया। बावजूद बड़ी बड़ी बातों के जो थी रिफॉर्म्स को लेकर के, पॉवर्टी और करप्शन जो है अभी भी वो प्रिवेल करता है, रूल करता है, डोमिनेट करता हुआ है या हावी है। पॉवर्टी यानी गरीबी, करप्शन यानी भ्रष्टाचार। चलिए, यू विल सी द वर्ड प्रिवेल इन द आर्टिकल टुडे। ये फोर्ट्रेस वर्ड कल आया था, याद होगा आपको। मजबूत किले को बोलते हैं फोर्ट्रेस। इसके सिनोनिम्स आपको करवाए थे, स्ट्रॉन्ग होल्ड, बेस्टन, सीटडल, गैरिसन, रैम्पर्ट। तो आज आप स्ट्रॉन्ग होल्ड नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। फोर्ट्रेस का सिनोनिम है होल्ड यानी पकड़, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। वो एरिया जहाँ पे आपकी पकड़ मजबूत है, वही आपका मजबूत किला है, वही फोर्ट्रेस है, वही गैरिसन, रैम्पार्ट है। चलिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव क्रिएटेड डिजिटल फोर्ट्रेसेस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने डिजिटल किले बना दिए हैं, मजबूत फोर्ट्रेसेस बना दिए हैं। और क्यों? टू सिक्योर द प्राइवेसी ऑफ देयर यूजर्स, अपने यूजर्स की प्राइवेसी को, निजता को सिक्योर करने के लिए। चलिए, लास्ट वर्ड अपने पास आज का, कहाँ गया भाई? होल्ड ऑन टू। अगर किसी चीज़ को आप पकड़े रखते हैं, जकड़े रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं, तो आप उसको होल्ड ऑन टू कर रहे हैं। अब ये चीज़ कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। जैसे आप बस में खड़े हैं और आपने किसी चीज़ को पकड़ रखा है ना, किसी पोल को पकड़ रखा है, किसी की सीट को पकड़ रखा है, तो आपने होल्ड ऑन टू किया हुआ है कि कहीं ड्राइवर ब्रेक लगाए, मैं गिर ना जाऊं। और मान लीजिए कोई ख्याल है आपके दिमाग में जो बैठ गया है और लोग कह रहे हैं छोड़ दो इस बात को, आप फिर भी उसके साथ चिपके हुए हैं, तब भी उस आइडिया को आप होल्ड ऑन टू करते हैं। तो चिपके रहने के लिए वर्ड यूज होता है, कैसे भी चिपक जाओ। ग्रिप करना, स्टिक विद करना, होल्ड ऑन टू तो आई गया ऑफ कोर्स। होल्ड फास्ट टू इसके सिनोनिम्स हैं। इसका बिल्कुल उल्टा होता है किसी चीज़ को जाने देना, रिलीज करना या लेट गो करना। शी हेल्ड ऑन टू हर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। वो चिपकी रही, लटकी रही, कस के पकड़ी रही अपने प्रिंसिपल और वैल्यूज को, अपने सिद्धांतों और मूल्यों को। और कब? इवन व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्ट डिसीजंस एंड चैलेंजेस। यहाँ तक कि जब वो फेस्ड विद हो रही थी, सामना कर रही थी बहुत मुश्किल डिसीजंस का और चुनौतियों का। चलिए, 5 वर्ड्स डिटेल में हो गए। कुछ एडिशनल वर्ड्स मैं आपको रोज करवाता हूँ, है ना, जो आर्टिकल में ना भी आए हों लेकिन आपसे शेयर किए जाएं। तो आज 2 फॉरेन वर्ड्स हैं। देखो, 1-2 तो पहले करवा चुका हूँ आपको मैं। जैसे एक करवाया था आपको पर्सोना नॉन ग्रेटा, फिर एक आपको करवाया था मैंने शायद सेने क्वा नॉन, है ना। तो वैसे ही 2 वर्ड्स है एड नॉजियम
और एड लिबिटम। याद रखने बहुत आसान है। अगर आपने सुना हो नोजिया नाम का वर्ड, नोजिया का मतलब होता है आपको वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है अंदर से, है ना, आपको कुछ आपने अजीब सा खा लिया, आपको आपका मन जो है बहुत कच्चा कच्चा सा नहीं होता इंसान का, उसको नोजिया बोलते हैं। अगर किसी काम को आप एड नोजियम कर रहे हैं ना, तो आप उसको इस हद तक कर रहे हैं, मतलब सिकनिंग एक्सटेंट तक कर रहे हैं, आसपास के लोग जो है उनको नोजिया हो जाए उस काम को आपको करते हुए देखते हुए, इतना ज़्यादा उस काम को आप कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? कोई बात आपने खींच ली और इतनी खींच ली, सब ने माथा पकड़ लिया कि भाई छोड़ अब इस बात को, तो उस बात को आप एड नोजियम कर रहे हैं, सबको नोजिया फील होने लगा आपकी बात सुन के। ही टॉक्ड अबाउट हिज अचीवमेंट्स एड नोजियम। वो बात किया करता था अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, कारनामों के बारे में, टू अ सिकनिंग एक्सटेंट, सबको परेशान कर देने वाले हद तक। और कब? अनटिल एवरीवन वाज टायर्ड ऑफ हियरिंग अबाउट हिम। और ये तब तक करता था जब हर आदमी टायर्ड नहीं हो गया, थक नहीं गया उसके बारे में सुनते हुए। तो ये एड नॉजियम वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, खींचने के लिए यूज होता है। अगला वर्ड है एड लिबिटम। आपने एक वर्ड सुना होगा लिबर्टी, लिबर्टी यानी आज़ादी। ये वर्ड वहीं से बना है, एड लिबिटम, ग्रीक वर्ड्स हैं। अगर किसी काम को आप ऐसे करें या आपको ऐसे करने दिया जाए कि आप जितना मर्जी करें और जैसे चाहे कर सकें कर सकें। समझ गए ना? मान लो आपको किचन दे दें कि जितना मर्जी खाना है और जो खाना है जैसे खाना है बना के खा लो, तो आपको एड लिबिटम एक्सेस मिला है किचन का। समझ पाए? मेरे ख्याल से एग्जाम्पल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन सूट कर जाएगा। अब मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ सेंटेंसेज में। द म्यूजिशियंस वर अलाउड टू इम्प्रोवाइज एड लिबिटम। म्यूजिशियंस को अलाउ किया गया था कि वो इम्प्रोवाइज करें। इम्प्रोवाइज करना यानी अपने हिसाब से चीज़ों में उलट फेर करना। आपको कुछ बताया नहीं गया कि ये बजाओ ये बजाओ, आपकी इच्छा है जो बजाना बजाओ। तो इस तरीके से उनको अलाउ किया गया कि वो उलट फेर करके इम्प्रोवाइज करें। और कैसे करें? अपनी इच्छा के हिसाब से एड लिबिटम ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। अब दूसरा वाला देखो, द एनिमल्स वर फेड एड लिबिटम। एनिमल्स को फीड किया जाता था, खिलाया जाता था पैसिव वॉइस में, जितना वो चाहे उतना, एड लिबिटम। यहाँ पे जैसे वो चाहें, यहाँ पे जितना वो चाहें, तो जैसे आप चाहें और जितना चाहें इसके लिए यूज होता है एड लिबिटम। तो जितना वो चाहें उनको खिलाया जाता था, मीनिंग दे ऑलवेज हैड फूड अवेलेबल। मतलब इसका ये है कि उनके पास हमेशा फूड अवेलेबल होता था। चलिए 5, 7, 8 वर्ड्स हो गए डिटेल में। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। समरी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत नहीं है, ये जीत है पॉपुलिज्म की। जब आदमी बहुत परेशान होता है ना अंदर से, तो उसको कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो नफ़रत डाल दे उसके अंदर किसी चीज़ के लिए, तो वो नफ़रत भी उसको एक ऑब्जेक्टिव दे देती है लाइफ में जीने का और आगे बढ़ने का। तो अमेरिकन महंगाई से इतने परेशान थे, इमिग्रेशन से, इलीगल इमिग्रेशन से इतने परेशान थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के उनके मन में नफ़रत भर दी महंगाई के लिए, डेमोक्रेट्स के लिए और इमिग्रेशन के लिए। और लोगों ने इसी नफ़रत को अपने ज़िंदगी का उसूल बना लिया और जो है रिपब्लिकन्स को यानी डोनाल्ड ट्रंप को जिता दिया। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि अभी डार्कनेस चल रही है अमेरिका के पॉलिटिक्स में, इसको रेन इन शायद करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आज की टोन है फॉरबोर्डिंग। फॉरबोर्डिंग यानी जो आगे वाली आने वाली बुरी चीज़ों का अंदेशा दे, इसको ऑमिनस भी बोलते हैं। फॉरवर्डिंग ऑमिनस टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, मतलब आप बता रहे होते हैं ना कि अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, आगे ये खराब बातें होने वाली है, उसको ऑमिनस फॉरवर्डिंग टोन से बताएं। चलिए, कह रहा रिपब्लिकन एंड फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज सेट टू विन अ सेकेंड टर्म आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग शोइंग इन द 2024 इलेक्शन। रिपब्लिकन हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, और जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट भी हैं, पुराने वाले 2016 से 20 के बीच में अमेरिका के प्रेसिडेंट भी थे। कह रहे ये जो आदमी है ना जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, एक ही आदमी है, ये रिपब्लिकन भी है और यूएस प्रेसिडेंट भी है। कह रहे ये आदमी जो है ये सेट है, तैयार है, रेडी है। और क्या करने के लिए? जीतने के लिए एक दूसरी टर्म को, एक दूसरे कार्यकाल को। कब? एक बहुत ही मजबूत शोइंग के बाद में, परफॉर्मेंस के बाद में, प्रदर्शन के बाद में, 2024 के इलेक्शन के। तो आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग शोइंग डोनाल्ड ट्रंप रेडी है, तैयार है फिर से इलेक्शन को जीतने को। अब ये 2024 का इलेक्शन जो है ये क्या था भाई, क्या था ये? इसके लिए कॉमा लगा के बताई गई है एडिशनल इंफॉर्मेशन। कह रहा है जी, अ रेस दैट सॉ
डेमोक्रेट एंड करंट वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस एंटर द फ्रे लेट। कह रहे जी एक ऐसी रेस है जिसने विटनेस किया कि जो डेमोक्रेट पार्टी की हैं और जो करंट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं कमला हैरिस, उन्होंने एंटर किया फ्रे में। फ्रे का मतलब होता है कंपटीशन, एंटर करना यानी भाग लेना। कि कमला हैरिस ने भाग लिया लेट, बहुत देरी से, और क्या किया, फेस्ड टफ ऑड्स, और उन्होंने फेस किया बहुत टफ ऑड्स को। समझ गए ना। देखिए ऑड्स का मतलब होता है आपके खिलाफ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपके जीतने की पॉसिबिलिटी 40 है, हारने की 60 है, तो आपके पास ऑड्स हाई हैं, जीतने के नहीं हारने के। तो टफ ऑड्स ये जो है कमला हैरिस फेस कर रही थी। सेंटेंस लंबा है, स्ट्रक्चर आपने देख ली। डोनाल्ड ट्रंप की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है सो, दैट आया रेस के लिए। एंटर द फ्रे करना अंग्रेजी में एक फ्रेज है। फ्रे का मतलब होता है कंपटीशन, मुठभेड़। एंटर द फ्रे कर रहे हैं तो कंपटीशन का आप हिस्सा बन रहे हैं। कह रहा है जी हिज लाइकली विक्ट्री मार्क्स मैनी फर्स्ट। इनकी जो संभावित विक्ट्री है, देखो अभी डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, लेकिन जब तक रात में एडिटोरियल लिखा गया था तब तक ऑफिशियली वो नहीं जीते थे, है ना। सबको पता था जीत चुके हैं, लेकिन ऑफिशियली जीतना बाकी था। तो कह रहे हैं उनकी जो संभावित विक्ट्री है वो मार्क करती है बहुत सारे फर्स्ट को, बहुत सारी ऐसी घटनाओं को जो पहली बार हो रही है। कैसी कैसी घटनाएं भाई। एट 78 ही विल बी द सेकेंड ओल्डेस्ट पर्सन इलेक्टेड। 78 साल की उम्र में वो दुनिया के, वो आज तक के सबसे सेकेंड ओल्डेस्ट पर्सन होंगे जो प्रेसिडेंट बनेंगे, यानी सबसे दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा बूढ़े प्रेसिडेंट, ऐसा समझ लो। नंबर 1 पे तो बाइडेन है 80+, नंबर 2 पे 78 पे डोनाल्ड ट्रंप है। फिर क्या हुआ जी, दूसरी बात ये हुई, द फर्स्ट रिपब्लिकन टू विन द पॉपुलर वोट इन 20 ईयर्स। पहले रिपब्लिकन बनेंगे जिनको पॉपुलर वोट मिला है, बहुत ज़्यादा वोट मिला है, भर भर के वोट मिला है पिछले 20 सालों में। और तीसरा क्या, ओनली द सेकेंड प्रेसिडेंट टू सर्व नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स इन 132 ईयर्स। सिर्फ दूसरे प्रेसिडेंट अमेरिका के इतिहास के अंदर जिन्होंने सर्व किया है 2 ऐसी टर्म्स को जो नॉन कंसेक्यूटिव हैं, जो एक साथ नहीं है, पिछले 132 सालों में। हुआ क्या भाई, आपने एक प्रेसिडेंट, अमेरिका में 2 बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं आप 4-4 सालों के लिए। तो एक बार आप 4 के लिए बने, फिर इलेक्शन हुआ, फिर 4 के लिए बने, ऐसा ही होगा ना। तो ये आज तक हिस्ट्री में 2 ही प्रेसिडेंट हुए हैं अमेरिका में जिन्होंने 4-4 साल की 2 टर्म्स तो पूरी की हैं, लेकिन बीच में वो एक बार हारे हैं। तो ये सिर्फ दूसरे हैं इस तरह के हिस्ट्री में करने वाले ऐसा काम, हार के फिर से इन्होंने कम बैक किया है। और लास्ट में क्या हुआ जी, एंड द फर्स्ट 2 टाइम प्रेसिडेंट ऑल्सो इम्पीच्ड ट्वाइस बाय द कांग्रेस। और ये पहले 2 टाइम प्रेसिडेंट हैं जो 2 बार इम्पीच भी किए गए हैं, कटघरे में भी खड़े किए गए हैं अमेरिका की मंत्रिमंडल के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, संसद के द्वारा। वहां पे संसद को कांग्रेस बोलते हैं, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है। लंबा सेंटेंस है ना भाई। ही की वर्ब है विल बी, नॉन कंसेक्यूटिव यानी जो एक साथ ना हो। अच्छा, इम्पीच करना हिंदी में इसको बोलते हैं महाभियोग चलाना। जैसे वो बिल क्लिंटन में चलाया था ना मोनिका लेविंस्की वाले केस में, तो इस पे भी चला हुआ है, ट्रंप पे भी 2 बार चला हुआ है, चोरी चकारी के केस इन पे काफ़ी चढ़े हुए हैं। कह रहा है जी डिस्पाइट, अब ये चोरी चकारी मैं बोल रहा हूँ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, सच में है वो केस, अभी आगे दिखाएंगे आपको। एब्सोल्युटली थेफ्ट के, चोरी वाले केस इनके ऊपर लगे हुए हैं। कह रहा है डिस्पाइट दीज अनयूजुअल फैक्ट्स मिस्टर ट्रंप प्रिवेल्ड बाय विनिंग की स्विंग स्टेट्स। बावजूद इन अनयूजुअल फैक्ट्स के, बावजूद ऐसी अजीबोगरीब हालतों के जो ऊपर इनके साथ हुई हैं, ट्रंप जो हैं ये प्रिवेल किए, ये दमदार तरीके से जीते। प्रिवेल करना, अंत में जीतना। और कैसे जीते, विन करके बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट्स को। स्विंग स्टेट्स अमेरिका की वो स्टेट्स हैं जिनका पता नहीं होता वो किस तरफ झूलेंगी, किस तरफ स्विंग करेंगी। एक बार वो रिपब्लिकन जिता देंगे, एक बार डेमोक्रेट जिता देंगे, तो इनका कुछ फिक्स नहीं है। राजस्थान जैसा किस्सा इनका, जैसे राजस्थान में कभी बीजेपी की कभी गवर्नमेंट आती है, कभी कांग्रेस की आती है ना। तो ट्रंप इस बार जीते हैं ऐसी स्विंग स्टेट्स को जीत करके। और अ स्लाइट रिपब्लिकन शिफ्ट अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स, और ज़्यादातर स्टेट्स में आपको रिपब्लिकन की तरफ, ट्रंप की पार्टी की तरफ ही शिफ्ट मिलेगा, झुकाव मिलेगा, ऐसे ही जीते हैं। कह रहा है जी सिक्योरिंग बोथ द इलेक्टोरल कॉलेज एंड पॉपुलर वोट। सिक्योर करते हुए, महफूज करते हुए या अचीव करते हुए दोनों ही चीज़ों को, इलेक्टोरल कॉलेज को और पॉपुलर वोट को। तो ये सिस्टम होता है अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज का, आपको कितने भी वोट मिल जाएं,
लेकिन नंबर ऑफ सीट्स पे डिपेंड करेगा वो स्टेट आप जीते या हारे। तो इनको सीट्स भी पूरी मिली और वोट भी पूरे मिले, दोनों ही तरीके से इन्होंने जीत को हासिल किया। दो फाइनल काउंट्स रिमेन, हालांकि फाइनल काउंट जो हैं, आखिरी जो गिनती है वो अभी बाकी है, रात में कभी हुई होगी। समझ गए? ट्रम्प की वर्ब है प्रिवेल्ड, प्रिवेल करना, अंत में जीतना। काउंट की वर्ब है रिमेन, रिमेन मतलब बने रहना। डिस्पाइट और दो अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको करवाए हुए हैं। डिस्पाइट अपने बाद में लेता है नाउंस को बिना वर्ब के। दो अपने बाद में लेता है क्लोज को सब्जेक्ट और वर्ब के साथ। दोनों का मतलब है हालांकि, ये भी हालांकि, ये भी हालांकि। लेकिन देखो इसके बाद में क्या रखा हुआ है, सब्जेक्ट रखा हुआ है काउंट्स, वर्ब रखी हुई है रिमेन, तो पूरा क्लोज आया हुआ है दो के बाद में। डिस्पाइट के बाद में ऐसा नहीं है, यहाँ सिर्फ अनयूजुअल फैक्ट्स नाम का नाउन लगा के डिस्पाइट को सेटिस्फाई कर दिया गया। तो याद रखना दोनों का मतलब हालांकि है, लेकिन दोनों की अलग अलग कंडीशंस हैं यूज होने की। करवाया था ये कॉन्सेप्ट आपको 5-7 दिन पहले ही। कह रहे जी वाइल डेमोक्रेट्स होल्ड ऑन टू कोस्टल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स अ रेड शिफ्ट वॉज एविडेंट। जहां डेमोक्रेट्स ने बनाए रखा, जकड़े रखा कोस्टल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को, अमेरिका की कोस्टल स्टेट्स में जो उनका कब्जा है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो उनका किला है, वहां पे डेमोक्रेट्स आज भी बने हुए हैं। जैसे ये न्यूयॉर्क व्यूयॉर्क जो है ना, वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट बोलते हैं इसको। कह रहे जहां ऐसा है वहीं एक रेड शिफ्ट देखने को मिला। रेड शिफ्ट मतलब रेड कलर वहाँ रिपब्लिकन्स के साथ जोड़ा जाता है, तो एक लाल कलर की तरफ झुकाव देखने को मिला रिपब्लिकन ट्रंप की पार्टी की तरफ। वो एविडेंट था, जग जाहिर था, बहुत क्लियर था। विद रिपब्लिकन सीजिंग कंट्रोल ऑफ द सेनेट, और ये काम हुआ रिपब्लिकन्स के वहाँ की सेनेट को का कब्जा सीज करते हुए, उस पर कंट्रोल पाते हुए। सेनेट वहाँ की संसद है। स्पेशली क्रिटिकल स्टेट्स इन ओहायो एंड वेस्ट वर्जीनिया, खास करके कुछ खास क्रिटिकल स्टेट्स में, राज्यों सीट्स में, ओहायो और वेस्ट वर्जीनिया स्टेट्स की। एंड लाइकली रिटेनिंग द हाउस, और लाइकली है संभावित होते हुए कि ये रिटेन भी करेंगे हाउस को। तो मतलब ओवरऑल रिपब्लिकन्स ने डेमोक्रेट्स की जो स्टेट्स थी उनको छोड़ के हर जगह इनका बढ़िया जो इनका परफॉर्मेंस रहा, ट्रम्प की पार्टी हर तरफ जीती। डेमोक्रेट्स की वो है हेल्ड ऑन टू, होल्ड ऑन टू करना, चिपके रहना किसी चीज़ से, बनाए रखना उसको। स्ट्रॉन्ग होल्ड, सीटाडेल, गैरिसन, रैम्पार्ट, याद है ना, फोर्ट्रेस, ऐसा ऐसी जगह जहां आपकी बहुत पकड़ हो। रेड शिफ्ट यानी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ जो झुकाव है उसकी वो है वॉज एविडेंट यानी क्लियर। कह रहा है जी इफ कंफर्म्ड अ सेकेंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन विल बेनिफिट फ्रॉम कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड बोथ लेजिस्लेटिव चेंबर्स। कह रहा है अगर कंफर्म हो गए, रात में गिनती में ट्रंप वास्तव में जीत गए, अब तो जीत ही चुके हैं, तो एक सेकंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो आएगा, दूसरी बार ट्रंप का जो शासन आएगा, सरकार आएगी, वो बेनिफिट करेगी कंट्रोल से, यानी अपने कब्जे से। और किसके ऊपर? एक तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर, एंड दोनों लेजिस्लेटिव चेंबर्स के ऊपर। एग्जीक्यूटिव यानी मंत्रिमंडल, लेजिस्लेटिव चेंबर्स यानी जैसे हमारी लोकसभा और राज्यसभा है। तो अगर कोई पार्टी दोनों जगह मेजोरिटी पाले, लोक और राज्यसभा में, फिर उसकी है ना, उसके हिसाब से कानून बनते हैं। तो इसी तरीके से ट्रंप को भी हर तरफ मेजोरिटी मिलने वाली है, इनके दोनों लेजिस्लेटिव चेंबर्स में जीतेंगे। और कह रहे हैं ये सारा काम कैसे होगा? ऑफरिंग पोटेंशियली फार रीचिंग पॉलिटिकल पावर्स टू इनेक्ट हिज विजन। ऑफर करते हुए संभावित तौर पे, पोटेंशियल मैनर में, ऐसी पॉलिटिकल पावर को, सियासी ताकत को जो फार रीचिंग होगी, जिसके बहुत दूर तक रीच होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी ताकत होगी, ताकि ये इनेक्ट कर पाएँ, ताकि ये एक्टिवेट कर पाएँ अपनी विजन को, अपनी सोच को। तो हर तरीके से इनको पावर मिलेगी, जैसा ये करना चाहेंगे कर पाएंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की वो है विल बेनिफिट। फार रीचिंग यानी जिसकी पहुंच बहुत दूर तक हो, जिसकी गूंज बहुत लंबी तक जाए, है ना, फार रीचिंग। जब मैंने खुद पढ़ा था मुझे बड़ा इजी लगा, अब आपको पढ़ाते हुए मुझे फील आ रही है कि उतना इजी नहीं है। आपको भी पता लग गया होगा अभी तक, है ना। ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, पढ़ना मुश्किल होता है इनको, कोई बात नहीं, नया कुछ सीखने को मिल रहा है, मजा लो उसका। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। कह रहा जी द इलेक्शन या दिस इलेक्शन हैड हाई स्टेक्स फॉर बोथ पार्टीज। इस इलेक्शंस में स्टेक्स बहुत हाई थे, दाम पे बहुत कुछ लगा हुआ था दोनों ही पार्टियों का। हाई स्टेक्स यानी जिसमें दाम बहुत लगे हों, स्टेक का मतलब होता है दावा या दाम। कह रहा है जी कैसे? द अमेरिकन पब्लिक एंड द वर्ल्ड, दोनों पार्टियां हैं, एक तो अमेरिका की पब्लिक और दूसरी पूरी दुनिया। हर आदमी का कुछ ना कुछ दाम पे
डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इलेक्शन पे लगा हुआ था। डोमेस्टिकली वोटर्स अपीयर्ड टू टर्न अगेंस्ट मिस हैरिस फॉर हर एसोसिएशन विद एन एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है जी घर में देखा जाए अमेरिका में तो वोटर्स जो थे वो अपीयर हुए या दिखाई दिए कि वो टर्न अगेंस्ट कर गए या फिर मुड़ गए, खिलाफ हो गए। टर्न अगेंस्ट करना, किसी के खिलाफ मुड़ जाना। और किसके खिलाफ? कमाला हैरिस के खिलाफ मुड़ गए। और क्यों? उनके एसोसिएशन की वजह से, रिश्ते की वजह से, एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एक ऐसे प्रशासन के साथ। और कौन सा प्रशासन? दैट while lifting the post pandemic economy apparently failed to sufficiently lower everyday prices। कह रहे ये वही एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि लिफ्ट करते हुए, हटाते हुए महामारी के बाद के या पोस्ट पैंडमिक इकोनॉमी को, भाई इकोनॉमी को इन्होंने लिफ्ट किया, महामारी खत्म हुई है ना, सब लॉकडाउन खत्म किए इन्होंने, इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू किया। कह रहे ये वो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने ये काम करते हुए ना जाहिर तौर पे फेल हुआ वो या नाकामयाब रहा, पर्याप्त तौर पे सफिशिएंट मैनर में कम करने में हर रोज के प्राइसेस को या महंगाई को या चीज़ों के दामों को। तो जो बाइडेन के अंडर में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा, महंगाई बहुत बढ़ी, इन्होंने इकोनॉमी को जरूर रिवाइव किया लेकिन साथ में महंगाई को कम करना इनसे हो ना पाया। इसकी वजह से कमला हैरिस जो है इनको इलेक्शन में हार मिली है। समझ गए? वोटर्स की वो है अपीयर्ड, अच्छा दैट आया है कमाल एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासन के लिए, दैट की वर्ब है फेल्ड, अपेरेंटली यानी जाहिर तौर पे। चलिए ये वर्ड देख लेना एवरीडे। उससे पहले आप सोच रहे होंगे कमला हैरिस क्यों बोल रहे हैं भाई इसको, ये कमला हैरिस ही है, ये इनका नाम कमला होगा, इनके मम्मी पापा ने रखा होगा, लेकिन ये खुद को कमला बोलती है तो सब कमला ही बोलेंगे इनको। इनका इंडिया से कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है आज की डेट में, अगर कमला हैरिस को आप देखें तो। चलिए एवरीडे वर्ड को देख लेना। कल मैंने आपसे पूछा भी था और एक अच्छे स्टूडेंट ने बताया भी था मुझे कमेंट्स में, एक क्या 2-3 कमेंट्स आए थे। एवरी डे जो वर्ड आप देख रहे हैं इसके बीच में से अगर स्पेस निकाल दें तो इस वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। देखिए एवरी डे बिना स्पेस के इसका मीनिंग होता है रोज़मर्रा वाला। एवरीडे क्लोथ्स मतलब वो कपड़े जो आप रोज़ पहनते हैं। एवरीडे म्यूज़िक यानी जो वो म्यूज़िक जो आप रोज़ सुनते हैं। एवरीडे फूड यानी रोज़मर्रा का खाना जो आप रोज़ खाते हैं। लेकिन अगर बीच में स्पेस डाल दूं और ऐसे अलग अलग लिख दूं, एवरी और डे को अलग अलग लिख दूं, तो इसका मतलब होता है कोई काम जिसको रोज़ किया जा रहा है। आई गो टू अ टेम्पल या दिस टेम्पल एवरी डे, स्पेस के साथ। मैं इस टेम्पल जाता हूँ हर रोज़। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का काम करता है एवरी और अगर डे स्पेस के साथ हो, है ना। रोज ऑफिस जाता हूँ, आई गो टू ऑफिस एवरी स्पेस डे। तो एवरी डे एक एडजेक्टिव है, रोजमर्रा की चीज़ों के लिए यूज होता है। एवरी डे क्लोथ्स, एवरी डे फूड और एवरी डे स्पेस के साथ में एक एडवर्ब है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिना उसके समझ आ गया ना, कॉन्सेप्ट लिख करके लाने वाला था, शायद भूल गया मैं। इस पर 2-3 सेंटेंस बनाता ना तो और अच्छी से आपको क्लैरिटी आती, फिर करवाएंगे किसी क्लास में। कह रहा है जी मिस्टर ट्रम्प कंटिन्यूड इशूइंग वार्निंग्स अबाउट माइग्रेंट स्टीलिंग यूएस जॉब्स। ट्रंप ने जारी रखा, कंटिन्यू किया कि ये इशू करते रहे वार्निंग्स को, और किस बारे में? बाहर से आने वाले इंडियन, चाइनीज़, पाकिस्तानी, बांग्लादेशियों को, माइग्रेंट्स को, उनके स्टील करने के बारे में या चुराने के बारे में अमेरिकनों की नौकरियों को। तो ये वार्निंग्स इन्होंने जारी रखी कि बाहर से जो आ रहे हैं इनको रोको, हमारी नौकरियां खा जाएंगे। और कैसे? अपीलिंग टू ब्लू कॉलर वर्कर्स फाइनेंशियल कंसर्न्स। ये सारा काम ट्रंप ने किया अपील करते हुए, रिझाते हुए ब्लू कॉलर वर्कर्स के या फिर छोटे तबके के जो वर्कर्स हैं, मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, उनके फाइनेंशियल कंसर्न्स को, उनकी आर्थिक चिंताओं को। एकोइंग हिज 2016 कैंपेन, एको करते हुए, गूंज करते हुए, रेजोनेट करते हुए उनके 2016 के कैंपेन को। तो ट्रंप यही करते हैं हर कैंपेन में। जो सबसे गरीब तबका है अमेरिका का, जो ब्लू कॉलर जॉब्स करता है, ब्लू कॉलर जॉब्स यानी कहीं लेबर बन जाना, कहीं कस्सी लेके बैठ जाना, कहीं क्लीनर, कोई है ना इस तरह का काम, हाथ कामगिरी करने वाला आदमी होता है ब्लू कॉलर वर्कर। तो जो ब्लू कॉलर वर्कर हैं, जो महंगाई से परेशान है, ट्रंप हमेशा इनको भड़काते हैं कि तुम्हारी जॉब्स जो हैं इंडियंस, चाइनीज़, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी खा रहे हैं। 2016 के कैंपेन में भी इन्होंने यही बोला था, उसी कैंपेन को इन्होंने एको किया, रिपीट किया, वही गूंज फिर से सुनने को मिली। इस साल भी इनकी यही बात थी, यही कहानी थी। ट्रंप की वो है कॉन्टिन्यूड। ब्लू कॉलर मैंने आपको बता दिया, फैक्ट्री में मजदूर वगैरह होंगे ना, आप उनके देखना
जर्सी हमेशा ब्लू कलर की होती है। इसका बिल्कुल उल्टा होता है वाइट कॉलर। वाइट कॉलर मतलब कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई है ना इंजीनियर जो एसी में बैठा है अपना काम कर रहा है, प्रोफेशनल आदमी, अच्छी सैलरी पाने वाला, वाइट कॉलर। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एको करना, किसी चीज़ का रेजोनेट होना या गूंजना। कह दिस पोलराइजिंग रिटोरिक अगेंस्ट द अदर इन अ नेशन आइडली वेलकमिंग इमिग्रेंट वर्कर्स combined with frustration of inflation appears to have ended मिस हैरिसन्स रन। कह रहा है ये जो बांटने वाला रिटोरिक था, पोलराइज करने वाला, ध्रुवीकृत करने वाला, कि हम एक तरफ, बाहर से आने वाले एक तरफ। कह रहा है ये जो बड़ी बड़ी बातें थी, रिटोरिक थी ट्रंप की अदर के खिलाफ। द अदर कौन है? अमेरिका में बाहर से बसने वाले लोग, समझ गए ना। कह रहा है ये एक ऐसे नेशन में, एक ऐसे देश में, अमेरिका में, जो आइडली वेलकमिंग करता, वेलकमिंग है, बहुत ज़्यादा स्वागत करने वाला है इमिग्रेंट वर्कर्स का। कह रहा है ये रिटोरिक जो है ना अमेरिका में, और ये मिल गया जब कंबाइंड विद हो गया फ्रस्ट्रेशन के साथ में जो थी इन्फ्लेशन के ऊपर, महंगाई के ऊपर। कह रहा है इसने ही, यही अपीयर होता है, यही दिखाई देता है कि ये एंड कर चुका है मिस हैरिस की रन को, कमाला हैरिस की दौड़ को। तो कमाला हैरिस क्यों आ रही? क्योंकि ट्रंप ने ऐसी कुछ बातें की पोलराइजिंग, और इतना इन्फ्लेशन डेमोक्रेट्स के टाइम हो गया था कि लोगों को ट्रंप को वोट देना ही था। रिटोरिक की हुआ है अपीयर्स टू हैव एंडेड, परफेक्ट इन्फिनिटिव लगाया हुआ है। चलिए लास्ट पैराग्राफ है अपना, फिर रैप अप करेंगे क्लास को। कह रहा है जी, बियॉन्ड इकोनॉमिक इश्यूज देयर इज अ डीपर शिफ्ट इन अमेरिकन साइकी। कह रहे जी इकोनॉमिक इश्यूज के भी परे एक बहुत डीप शिफ्ट है, बहुत ज़्यादा गहरा बदलाव है अमेरिकन साइकी में, अमेरिकन लोगों के सोचने के तरीके में। और कैसे है ये बदलाव भाई? गिविंग मिस्टर ट्रम्प नॉट ओनली ए पॉलिटिकल विन बट पोटेंशियली द एंड ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस एंड कोर प्रिंसिपल्स। देते हुए मिस्टर ट्रम्प को ना केवल, नॉट ओनली एक सियासी जीत, बल्कि संभावित तौर पे, पोटेंशियल मैनर में, उस अंत को भी जो है पॉलिटिकल करेक्टनेस का और कोर प्रिंसिपल्स का। ये क्या होता है पॉलिटिकल करेक्टनेस? इसको बोलते हैं शालीनता। कुछ ऐसी बातें जो सबको पता लेकिन बोलोगे नहीं आप। अगर आप बोलोगे तो आपको कोई बोल देगा आप एंटी फेमिनिस्ट हो, या आप नेशनलिस्ट हो, या आप कम्युनिस्ट हो, है ना। कुछ बातें जो सच हैं लेकिन आप बोलोगे नहीं कभी भी माइक पे खड़े होकर के। तो यही बात कहलाती है पॉलिटिकल करेक्टनेस। ठीक है, अपने अंदर ही रखोगे आप, शालीनता को बनाए रखोगे। लेकिन ट्रंप को अब एंड ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस मिल गई है। अगली बार इनको इलेक्शन में खड़ा नहीं होना, इस बार ये जीत गए हैं, पूरा अमेरिका इनके साथ है। तो अब ये जो मन में आएगा वो बोल देंगे, और कोई भी कोर प्रिंसिपल अब इनका आपको, है ना, उसको पकड़े हुए जकड़े हुए आपको ये नहीं दिखेंगे। जो मन में आएगा, जैसा करना होगा कर पाएंगे। चलिए, डीपर मीनिंग था इस सेंटेंस का, ये आपको मैंने जो बताया। शिफ्ट की वर्ब है इज, शिफ्ट का मतलब है बदलाव, साइकी यानी सोच, पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट। नॉट ओनली बट ऑल्सो आपको याद होगा, एक ही तरह के वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। नॉट ओनली से जुड़ा हुआ है पॉलिटिकल विन, बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ है एंड नाम का नाउन। ऑल्सो लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, बट अगर आपने लिख दिया है तो ठीक है। नॉट ओनली के बाद में अगर बट आया तो बट ऑल्सो ही है वो, ऑल्सो लिखने की जरूरत शायद नहीं भी होगी, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। कह रहा है जी, डिस्पाइट 4 क्रिमिनल इंडाइटमेंट्स, द मोस्ट सीरियस फॉर इंसाइडिंग द जनवरी 2021 कैपिटल अटैक, मैनी सपोर्टर्स सीम अनडिटर्ड। कह रहा है जी, बावजूद 4 क्रिमिनल इंडाइटमेंट्स के, इंडाइटमेंट मतलब कटघरे में ला करके इम्पीच करना, महाभियोग चलाना, खड़ा करना, क्रिमिनल यानी आपराधिक। बावजूद 4 केसेस में, 4 आपराधिक मामलों में फंसे होने के, जिनमें सबसे सीरियस था भड़काने का, जनवरी 21 में वायलेंस को, कैपिटल अटैक में, वहाँ की पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे। कह रहे हैं बहुत सारे सपोर्टर्स इसके बावजूद जो है ना, वो दिखाई देते हैं कि वो अनडिटर्ड है, वो डिटर होने को, डटने को या रुकने को तैयार नहीं है। हिंदी बोलते हैं डट जा, अंग्रेजी बोलते हैं डिटर, समझ गए ना, वहीं से वर्ड बना दिया शायद हमने, डट जा। तो किसी को रोकना, डिटर करना, स्टॉप करना। तो सपोर्टर्स दिखते हैं कि वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हो रहे हैं, ट्रम्प से उनका प्यार बरकरार है, 4 केसेस में भी ट्रम्प के पड़े होने के बाद। चलिए, सपोर्टर्स की वो है सीम, इंसाइट करना, भड़काना। कह रहा है जी, इवन विथ एविडेंस इन जॉर्जिया ऑफ alleged election tampering and in conviction in the Stormy Daniels case, his base was largely dismissed। कह रहा है जी,
बावजूद एविडेंस के या सबूतों के जॉर्जिया में जो है अलेजेड तौर पे इलेक्शन में टेम्परिंग का या फिर चुनावों में छेड़छाड़ का। तो एक तो आरोप इन पे ये लगा हुआ है जॉर्जिया नाम की स्टेट में चुनावों में छेड़छाड़ की है, वही वो समझ गए ना, चुनाव की पेटी लेके भाग जाना, ईवीएम वैसी वाले काम, इन पे केस जो है लगा हुआ है। और इनका कॉन्विक्शन हो गया दूसरे केस में। कॉन्विक्शन का मतलब होता है किसी केस में आपका सब प्रूव हो जाना, आपकी गलती जो है प्रूव हो जाना। जो हुआ स्टॉर्मी डैनियल्स केस में, इसमें क्या हुआ, स्टॉर्मी डैनियल्स एक पॉर्न स्टार है, इनको आप सर्च करना, ब्लू फिल्म्स में आती होंगी ये। 2006 में स्टॉर्मी डैनियल्स के साथ में ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे। और बाद में जब स्टॉर्मी डैनियल्स ने मुंह खोला 2016 में, तो इन्होंने क्या किया, उनको $1,25,000 दिए मुंह बंद रखने के लिए कि तू सबको मत बताना कि मैं तेरे साथ था। लेकिन ये $1,25,000 कहाँ से दिए मालूम है? पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी से और अपने राष्ट्रपति खजाने से। मतलब देश का पैसा ही अपने पॉर्न स्टार के साथ अफेयर को छुपाने के लिए यूज़ किया। तो ये चोरी चकारी का केस इन पे चल रहा है और उसमें कन्विक्ट भी हो चुके हैं, सजा याफ्ता भी हैं ये। कह रहा है जी इस एविडेंस के बावजूद और इस कॉन्विक्शन के बावजूद उनका जो वोटर बेस है उसने मोटे तौर पे लार्जली डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया है दीज लीगल इश्यूज को, इन सभी आपराधिक मामलों को, कानूनी मामलों को। और कैसे खारिज किया है? एज अ विच हंट बाय डिसइल्यूजन लिबरल्स, एक विच हंट के तौर पे ऐसे लिबरल्स के द्वारा जो डिसइल्यूजन हैं, जिनका मोह भंग हो गया है, जो डिसअपॉइंटेड हैं, जो निराश हैं। और विच हंट का मतलब होता है पॉलिटिकल वेंडेटा। आप अपने जो है कॉम्पिटिटर को पहले हराते हो, फिर हराने के बाद पावर में आकर के आप उसको परेशान करते हो, जेल में डलवाते हो उसको, इसको बोलते हैं विच हंट। चुड़ैल की तरह आपने उसके पीछे जो है सारी पुलिस, सारी जो है एजेंसियां लगा दी हैं। तो इसी तरीके को सारे लीगल इशू ट्रम्प के खिलाफ जो भी हैं, इनका वोटर बेस ये कहता है कि ये जो लिबरल्स हैं डेमोक्रेट पार्टी के, जिनका मोह भंग हो गया है, जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, ये विच हंट कर रहे हैं ट्रम्प की। ना तो इनका स्टॉर्मी डैनियल से कोई कनेक्शन था, ना इन्होंने कभी चोरी की, ना कभी ये चुनाव की पेटी लेके भागे। चलिए बेस की वो है हैज लार्जली डिसमिस्ड। चलिए रैपअप करते हैं क्लास को। इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, पढ़ने में मुझे तो पढ़ाने में मुश्किल लगा है ना, लगा मुझे कि कई जगह आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्वेश्चंस देख लो फटाफट अपने। फर्स्ट क्वेश्चन है पैराजम्बल्स का। आराम से वीडियो को पॉज करके एक बार चारों को आप रीअरेंज करो, फिर मैं करवा देता हूं आपको। पहले खुद से ट्राई देना है। देखो जी, अगर आपने पढ़ लिया है तो सीधे ही अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। मीनिंग तो आपने निकाल ही लिया होगा। देखो एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पे, तो पहले कोई बात होगी तब नतीजा आएगा। तो थर्ड सेंटेंस तो थर्ड जो सेंटेंस है ये ओपनिंग सेंटेंस नहीं बनेगा। डिस्पाइट 4 क्रिमिनल इंडाइटमेंट्स हिज वोटर बेस, किसका वोटर बेस? जब तक आप हिज के बारे में नहीं बताओगे हिज कौन है, फर्स्ट सेंटेंस को भी आप ओपनिंग सेंटेंस नहीं बना सकते हो। अब ओपनिंग बनेगा या तो 4 या बनेगा सेकंड। 4 में बताया ट्रंप की विक्ट्री जो है कई माइलस्टोन्स को मार्क करती है, कई सारे मील के पत्थरों का निशान बनती है। पॉपुलर वोट को जीतना, जिसमें ये काम भी शामिल है। और पॉपुलर वोट को जीतना यानी हर तरफ इनको वोट मिला है। और वही बता रहा है सेकंड में कि स्विंग स्टेट्स डिलीवर्ड अ स्लाइट रिपब्लिकन शिफ्ट इन हिज फेवर। और किसके फेवर में? हिज के फेवर में, यानी ट्रंप के फेवर में। तो 4 के बाद, 4 से शुरू करें, 4 के बाद रखें 1 को। ट्रंप को विक्ट्री मिली, पॉपुलर वोट मिला, और बहुत सारी झूलने वाली स्टेट्स में इनको अच्छे से वोट मिला है इस बार। फिर इसके बाद क्या रखेंगे? कह रहा है जी 4 क्रिमिनल इंडाइटमेंट्स के बाद में 4 बार इनको आरोपी बनाने के बावजूद में इनका वोटर बेस जो है वो इनके लिए सपोर्टिव है। देखो पहले आएगी स्टेटमेंट नंबर 4, उसके बाद में आएगी स्टेटमेंट नंबर 2, उसके बाद में आएगी स्टेटमेंट नंबर 1, और फिर बताएगा इसके नतीजन सपोर्टर्स ने, इसी चीज़ के नतीजन है ना वो सपोर्टिव रहे हैं। एज अ रिजल्ट इन्होंने डाउन प्ले किया है सारे लीगल इश्यूज को विच हंट बोल करके। डाउन प्ले करना यानी किसी चीज़ को कम इंपॉर्टेंट बताना। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक बार इसको रिपीट कर लेना। 4 2 1 3 आपका सही अरेंजमेंट बनना चाहिए। चलो ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन। कह रहा है जी ऑथर का जो इंक्लूजन है ट्रंप के मल्टीपल इंडाइटमेंट्स को, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? ये ऑथर बार बार जोड़ दे के क्यों कर रहा है कि ट्रंप ने चोरी की है, ट्रंप ने ये किया है, ट्रंप ने वो किया है,
ट्रंप पे आरोप लगे, बार बार ऑथर ये क्यों बताना चाह रहा है? पढ़ो इसको आराम से, चारों ऑप्शंस को। अरे ये इसलिए बता रहा है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है अमेरिकन वोटर की साइकी में। अमेरिकन वोटर ट्रंप को ही वोट देना चाहता है, बावजूद ट्रंप की बहुत सारे मामलों का लीगल जो है इशू बन जाने के, है ना। कोर्ट में कई मामले प्रूव भी हो चुके हैं इनके खिलाफ, इनको सजा मिलने वाली थी। अभी तक तो बात ये चल रही थी 3 महीने पहले कि इनको सजा कितने साल की मिलेगी, 7 साल की मिलेगी या 15 साल की मिलेगी। अब इनको प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी बन जाएगी, मिल जाएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट बनेंगे और ये खुद को ही माफ़ कर देंगे, इम्यूनिटी ये खुद को दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है अमेरिकन वोटर की साइकी में, सोचने के तरीके में, इसलिए ये जो है बार बार बताया जा रहा है। कह रहा है जी क्या इन्फर किया जा सकता है, निकाला जा सकता है लाइकली रीजन कमाला हैरिस की डिफीट का 2024 के इलेक्शन में? क्या रीजन है, कमाला हैरिस क्यों आ रही? देखो कमाला हैरिस इसलिए आ रही क्योंकि वोटर जो है डिसएन्चेंटेड हो गया था, मोहभंग हो गया था उसका इन्फ्लेशन की वजह से और कमाला के रिश्तों की वजह से बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। चलो बीच में आ जाओ वोकैब पे, खुद से ट्राई दे लो भाई। मैं ऐसा तो नहीं है मैं ही क्वेश्चन बना के लाया और मैं ही करवा रहा हूँ। रिटोरिक, विच हंट, रेन इन और एको। देखिए विच हंट यानी चुड़ैल बना करके, विच बना करके किसी चीज़ के पीछे भागना, किसी आदमी से बदला लेना, तो ये होता है रिवेंजफुल अटैक। ठीक है, ये बन जाएगा ए। रेन इन करना यानी कंट्रोल करना, ये सी से जुड़ जाएगा। एको करना यानी गूंजना या रेजोनेट करना, ये बी से जुड़ जाएगा। रिटोरिक यानी बड़ी बड़ी बातें, हाइपरबोल, ग्रैंडिलोक्वेंस, डी। चलो लास्ट में मिलेंगे आपको 3 क्वेश्चंस खुद से आंसर करने हैं ये आपको, एरर्स वाले। एक छोटा सा क्विज आपको दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे, खुद से ट्राई दो। 5 क्वेश्चंस के कितने क्वेश्चंस हो गए? 6 to 8। तो 8 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। अपने क्विज को ट्राई देख करके देखो कितने मार्क्स मिले आपको। हो सके तो अपने आंसर्स को लिखना, रेकॉन विद क्या होता है, एंटर द फ्रे क्या है, एडनोजियम क्यों है, एड लिबिडम क्या है। लिखोगे तो याद रहेगा तो काम आएगा। चलिए कल मुलाकात लेंगे आपसे, कल की क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो, पूरी समझ में आई हो तो पीडी लिख जाएगा करो सर, पूरा देखा और इंटरेस्टिंग भी लगा, समझ में भी आया, पीडी आए। ये आपका फीडबैक देने का तरीका है। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।